हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुलश्रेष्ठ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आया हूं जो कि बहुत काम का है। इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के बारे में, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि बैंक लोन देती नहीं है, क्यों नहीं देती है, क्या कारण है। इन सारे सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पता करेंगे कि हमें बैंक के सामने डॉक्यूमेंट किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, किस डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे कि बैंक हमारे प्रोजेक्ट को आसानी से कर कर सके। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हम जनरली ये बात करते हैं कि बैंक हमें लोन नहीं देती है। लोन ना देने के कोई ज़्यादा कारण तो नहीं, लेकिन हमें बैंकर्स के साथ विश्वास जताना पड़ता है कि हमें काम करना किस तरीके से है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मुद्रा लोन की। मुद्रा लोन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 2015 में स्टार्ट किया गया था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद भी किया, बैंकों ने इससे मदद भी की लोगों की। आइए हम जानते हैं कि हमारा मुद्रा लोन जो है किस तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये 3 तरीके से लोन होते हैं इसमें: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन 50,000 रुपए तक होते हैं। किशोर लोन 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच में होते हैं। तरुण लोन 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, शिशु लोन में एक सब्सिडी मिलती है इंटरेस्ट रेट की, जो कि 2% की होती है। केवल शिशु लोन में ये सब्सिडी आपको मिलेगी, इसके अलावा कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं ये कौन कौन सी बैंकों से मिल सकता है, हमें कैसे मिलेगा। नेशनलाइज बैंक, गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं इसे, पीएसयू सेक्टर्स, वो आपको ये लोन देंगे। प्राइवेट बैंक, लिस्ट में तो इनका नाम आता है कि ये बैंक आपको लोन देंगी, लेकिन जनरली ये लोन आपको नहीं देती है। तो मेरा मानना, पर्सनली ओपिनियन ये है कि आप प्राइवेट बैंक के दरवाजे पर ना जाएं तो अच्छा है। अगर आप नया बिजनेस करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो फिर भी एक कोलेटरल प्रॉपर्टी आपसे मांगेंगे, अननेसेसरी आपको परेशान करेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप प्राइवेट बैंक की तरफ मूव ना करें मुद्रा लोन के लिए। कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक और एनबीएफसी। एनबीएफसी आपको लोन देते हैं, कभी मना नहीं करते, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है कि इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहती है, जो कि एज कंपैरिजन टू गवर्नमेंट बैंक, पीएसयू सेक्टर्स बैंक। सबसे बड़ा इशू उनके साथ, एनबीएफसी के साथ यही है। लोन तो आपको जल्दी देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। कभी भी हम किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे, सबसे पहले तो हमें खुद को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, किसी जिस शॉप के साथ हम व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, क्या हम उसमें सफल हो पाएंगे। अपनी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए कि हम इस प्रोजेक्ट में सफल होंगे कि नहीं होंगे। जब हम खुद कॉन्फिडेंट होंगे तो बैंकर्स को बता पाएंगे कि व्यापार हम बहुत अच्छे से चला सकेंगे। आप जो हमें लोन दे रहे हैं उसको हम समय से भरपाई करेंगे, सब कुछ, सारी लोन की किस्तें टाइम से चलाएंगे। सभी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से आपके साथ डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको विश्वास के साथ बैंक को बतानी पड़ेंगी, तभी बैंक आप पर भरोसा करेगी कि मैं आपको लोन क्यों दूँ। कोई किसी को ₹1 का लोन नहीं देता, तो बैंक आपको कैसे ₹1 से ज़्यादा का लोन देगी। एक भरोसे पर देगी तो भरोसा जताना पड़ेगा, बैंकर से बात करनी पड़ेगी, ब्रांच मैनेजर से मिलना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट का विश्वास दिलाना होगा, फील्ड ऑफिसर को कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि हम जो है ये प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, हमारी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, इन पे आप देखिए, एक नज़र डालिए, एक सर्वे करिएगा। उसके बाद बैंकर्स डिसाइड करता है कि आपको लोन देना है कि नहीं। तो जब भी हम बैंकर्स के साथ मिलें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट के साथ बैंकर के पास जाना है। कि हम पूरी तैयारी के साथ जाएँगे तो बैंकर्स हमें इंटरेस्ट देंगे। अदरवाइज़ तमाम लोग वहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लोन खाली हाथ जाते हैं वहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर बाद में शिकायत करते हैं कि बैंक ने हमें लोन नहीं दिया। तो बैंकों को ब्लेम करना बंद करें। हम जो है कोशिश करें कि हम खुद में इतने परफेक्ट हो कि बैंक अपने आप हमें लोन देने की कोशिश करे कि आइए सर लोन लीजिए, इस तरीके का माहौल बनाएँ। हम जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए ईमानदारी के साथ काम करें, तो बैंक आपके साथ ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। किस-किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत कर पड़ती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। लोन एप्लीकेशन, मुद्रा लोन होता है,
जो भी लोन आपकी कैटेगरी में आता हो, शिशु, तरुण, किशोर, जैसा भी आप लोन चाहते हैं, जितनी आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप लेके जा सकते हैं। ब्रांच से लोन की एप्लीकेशन फॉर्म लेके आइएगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री pmmy.org.in से ईज़िली आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। एक फॉर्म 35 होता है, जो बैंक के साथ बैंक आपको देगी कि इसको आप फिल करिएगा। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर कार्ड यदि बैंक डिमांड करती है तो। जनरली बैंक वोटर कार्ड के लिए डिमांड नहीं करती है, लेकिन अगर उसे 1% भी डाउट होता है तो वो वोटर कार्ड के लिए आपको बोल सकती है। आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि फ्यूचर्स की एस्टिमेशन इतने प्रॉपर हो, जिससे बैंकर्स जो है ये पता लगा सके कि आप व्यापार किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, और आपको जो टारगेट्स आपके हैं वो अचीव कर भी पाएँगे या नहीं। ये आपसे ज़्यादा, आपके प्रेज़ेंस से ज़्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताती है कि आपको कार्य किस तरीके से करना है, किस व्यापार में आप क्या कितना बेहतर कर सकते हैं। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर्ड की जाती है। आप जो है उनसे मिल सकते हैं, नॉमिनल फीस में उसे बनवा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपन बता सकते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो वो ईज़िली इस चीज़ को बनाएगा। 1 से 2 दिन इट टेक्स अराउंड 1 टू 2 डेज़ टू कंप्लीट इट। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो बैंक जो है एक बार सर्वे कराता है अपने फील्ड ऑफिसर से, सर्वे पर रिपोर्ट लेता है। सर्वे में आस-पास के लोगों से पता करता है कि ये व्यक्ति को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये व्यक्ति किस तरीके का है, इसकी छवि कैसी है, गुडविल क्या है इसकी मार्केट में, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक जो है एक रिपोर्ट बनाता है कि हमें आपको लोन देना है या नहीं। जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, तो बैंक आपसे स्वतः बोलेगी कि आप ये पेपर लेके आइए, जो पेपर आपने दिए हैं हमने जमा कर लिए हैं। जमा करने के बाद वो आपको स्वयं बताएगी कि आपको कुछ पेपर लाने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आइए देखते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प बोलती है बैंक ₹100 के, ₹100 के 6 स्टैम्प, ₹10 के 2 स्टैम्प, जो कि बैंक के नाम से आने चाहिए, या जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, उसके नाम से आएँगे। रबर स्टैम्प और फर्म, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बिज़नेस बिज़नेस रजिस्ट्रेशन बिज़नेस रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, जो कि जीएसटी भी हो सकता है, उद्योग आधार भी हो सकता है, कि आप जिस हिसाब से लोन है 50,000 के लिए, मेरे हिसाब से उद्योग आधार इज़ बेटर। अप टू 5 लाख एज़ पर बैंक, कि अगर वो चाहती है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें, तो वो डिमांड आपसे कर सकती है, या 10 लैक्स में डिमांड कर सकती है। कोई भी एक बिज़नेस लाइसेंस आपके पास हो, बैंक जिस तरीके से सैटिस्फाइड हो, उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अगर वो आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपको भी भरोसा जताना पड़ेगा कि हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके इस व्यापार को बहुत ऊँचे स्तर तक कर सकेंगे। बैंक का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का केवल एक ही एम होता है कि जिसको हम लोन देना चाह रहे हैं, वो क्या 10 लाख रुपए तक सिमट के रह जाएगा, या इससे ऊपर भी व्यापार करेगा। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो अदर स्टेट से भी आप व्यापार कर सकते हैं बहुत ईज़िली, और इसके अलावा बैंक का कोई भी परेशान करने का बैंक का विचार नहीं होता है। तो अननेसेसरी बैंक को ना बोलें कि हमारा लोन नहीं हुआ। जिस तरीके से उनकी डिमांड है, उनको फुलफ़िल करिए डॉक्यूमेंट वाइज़, आपका लोन ज़रूर होगा। तो जो 2 चीज़ें मैंने बताई लोन के बाद, आपको जो है वो रेवेन्यू स्टैम्प जो मैंने बताया ₹100 के 6, ₹10 के 2, और एक रबर स्टैम्प ऑफ द फर्म, जो आपकी फर्म जिस नाम से रजिस्टर्ड हो, उस नाम से फर्म की रबर स्टैम्प ज़रूर लेके जाएँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बेस पे आप साइन करते हैं लोन डॉक्यूमेंट्स। बात करते हैं इस स्कीम में बैंक चार्जेस की, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बैंक चार्जेस। लोगों का मानना है बैंक चार्जेस किस तरीके के रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ। केवल इसमें एक सीजीटी एसएमई स्कीम का सीजीटी एसएमई फीस रहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट से होती है, जो कि 2.7% होती है। इससे ज़्यादा नहीं होती। 2.7% आज की डेट में 2.7% है, जो कि लोन अमाउंट की होती है। सपोज़ 2.7% ऑफ लोन अमाउंट, इससे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि पर एनम होती है, इसको आपको देना देना होगा लोन के टाइम पर। आइए
और बात करते हैं 2.75, एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, 2.7% ऑफ लोन अमाउंट अगर हमने पे किया, सपोज 10 लाख रुपए का लोन लिया, 27,000 हमारे फीस में चले गए, मैं व्यापार स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे पे कैपिटल के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, तो 27,000 बैंक ले लेगी, तो फिर हमारा किस तरीके का फायदा हुआ? तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरीके के होते हैं। ये लोन जो है अनसिक्योर्ड है, बट गारंटी गिवन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस लोन, तो वो एक 2.7% का चार्ज आपसे लेते हैं इस स्कीम में। तो वो एक पार्ट है कि भाई हमने 27,000 रुपये वहां दिए हैं सर बैंक को इसके लिए। अगर सपोज अगर हम एक कोलेटरल लोन या सिक्योर्ड लोन कराते, तो हमारा पैसा उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता, बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगते, और हमारी एक प्रॉपर्टी या हम जिसके तहत जो सिक्योर्ड करना चाह रहे हैं बैंक के अगेंस्ट में, तो वो हमारा हमेशा के लिए वो वहाँ मॉर्टगेज हो जाता है। तो ये एक पार्ट है कि वो प्रॉपर्टी आपकी हमेशा अब तक लोन चलता तब तक के लिए मॉर्टगेज होता है। अब क्या है इसमें इस स्कीम में 2.75% आप 2.7% अगर आप दे रहे हैं, तो उसके फायदे भी हैं कि हमारा बहुत सा पैसा बचता भी है। वो मैं बताना चाहता हूँ इस स्कीम के तहत। अगर हम ये इस स्कीम में नहीं जाते और किसी दूसरी स्कीम में जाते, जैसे बोलते हैं सिक्योर्ड फाइनेंसेस, तो उसमें वो लगते चार्जेस, उसे कोई रोक नहीं सकता था, वो चार्जेस लगते, कम से कम वो चार्जेस बच रहे हैं, तो केवल हमारा 2.7% जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो न्यू न्यू बिजनेसमैन है उनके लिए मुद्रा लोन, जिनके पास सिक्योर्ड नहीं है पैसा, वो इस स्कीम को ऑप्ट करें, मेरा मानना ये है। तो क्या हमारा क्या फ़ायदे हैं इस स्कीम के, वो मैं बताता हूँ, किस तरीके का पैसा हमारा इस स्कीम में बचा हुआ है, बच जाएगा अगर हम ये इस स्कीम लेते हैं या दूसरी लेते हैं तो कंपैरिज़न में। सपोज़ अगर हम नॉन कोलेटरल लोन लिया, तब तो 2.7% का चार्जेज़ हम पे लगा। सपोज़ अगर हम सिक्योर्ड फाइनेंस में अगर जाते, तो पहले इसमें क्या है, हमारी काफ़ी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें कंप्लीट कराने पड़ते हैं। सबसे बड़ा पार्ट आता है प्रॉपर्टी का, जो कि हम प्रॉपर्टी को क्लियर कराना पड़ता है, जिसको 30 साल का रिकॉर्ड हमें गवर्नमेंट से निकलवा कर देना होता है। एक बैंक का पैनल एडवोकेट होता है, वो उस चीज़ के सारे रिकॉर्ड चेक करता है, कहता है अगर ये प्रॉपर्टी 30 साल तक एक चेन ऑफ टाइटल में आपके पास थी, आपके नाम कैसे आई, वो पूरा आपको रिकॉर्ड आपको एडवोकेट को देना होगा। तो जो भी एडवोकेट होगा इसमें अपना फीस चार्ज करेगा आपसे, वो अराउंड 4,000 के आसपास होगी, मेरा मानना है। अब क्या करेंगे, जब हम प्रॉपर्टी को सर्च कराएँगे, तो हमें तहसील के चक्कर, म्युनिसिपल पार्टी के चक्कर, नगर पालिका, नगर निगम, इनके चक्कर लगाने होते हैं। तब जाके हमारा 30 साल का रिकॉर्ड बन के तैयार होता है, जिसमें कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो अराउंड 15 टू 25 डेज़ लगता ही लगता है। इससे कम में मुश्किल होता है, बहुत बहुत मुश्किल है इसको कराना। तो वो एक तो टाइम की सेविंग हमारी सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरी सबसे बड़ी पार्ट है कि हम एलएसआर की फीस जो एडवोकेट लेता है, वो बचा सकते हैं। दूसरा, लीगल डॉक्यूमेंट को निकलवाने में 30 साल की चेन है, उसमें अराउंड 3,000 रुपए का खर्चा आ जाता है, जो जो कि एक मेजर पार्ट है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, परेशानी होती है लेने में, भाई इतना समय कौन देगा, कौन इतना दिमाग लगाएगा, कौन लेके आए वहाँ से। चेन ऑफ टाइटल कभी-कभी क्लियर नहीं होता है, तो हमारी प्रॉपर्टी फँस जाती है, एलएसआर नहीं आती है। एलएसआर बेसिकली जो होती है वो लीगल पॉइंट पे बात करती है कि प्रॉपर्टी अगर आप इसके ओनर हैं, तो वो किस तरीके से ओनर बने हैं। वो इस तरीके से बात करती है, इन सारी चीज़ें छुटकारा मिल जाता है इस स्कीम में। तो कम से कम अगर इस स्कीम में जाते हैं, तो हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आएगा, तो ये पैसा हमारा बचना ही बचना है। सेकंड, जब हम कोलेटरल में जाते हैं, तो कोलेटरल लोन में वैल्यूएशन जो है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराई जाती है। एक ऑथराइज्ड वैल्यूअर होता है बैंक का, वो इसको करता है, उसकी जो वैल्यूएशन आती है, उसको हमें वैल्यूएशन फीस देनी पड़ती है। तो इस लोन में वो हमारी बचेगी। वो अराउंड फीस जो होती है, वो 8,000 के आसपास रहती है। अब जब हम 30 साल का रिकॉर्ड निकालते हैं, तो नगर पालिका जाना पड़ता है, नगर निगम जाना पड़ता है, तो म्यूटेशन कराना पड़ता है। म्यूटेशन होता है किसी केस में प्रॉपर्टी में, किसी में नहीं होता है। तो म्यूटेशन अगर नहीं हुआ, तो मेरा 1,500 रुपए वहाँ खर्च होने ही होने हैं, जो कि मैंने यहाँ बताया है अपने वीडियो में। इसमें दूसरी बात, जब हमारा लोन कोलेटरल में आ जाते हैं, तो हमारा रेवेन्यू स्टैम्प जो होते हैं, वो 12,000 रुपए के लगने ही लगने हैं। 12,000 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प सरकार के खजाने में जाता है, जो कि आपका एक खर्चा है मेजर। अगर वो प्रॉपर्टी की जो हमारी प्रॉपर्टी का अगर हमारे पास जो है वो टाइटल ऑफ ओनरशिप हमारे पास अगर है किसी रजिस्टर्ड डीड के थ्रू, तो प्रॉपर्टी इक्विटेबल मॉर्टगेज हो जाती है। अदरवाइज वो इक्विटेबल मॉर्टगेज नहीं होती है। जब इक्विटेबल मॉर्टगेज होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12,000 रुपए का चार्ज लगना है, तो वो लोन लेने वाला उसे पे कर देता है।
सपोज़ अगर वो इक्विटेबल मॉर्टगेज नहीं हो पाती है, तो वहाँ एक बहुत हेवी अमाउंट, लोन अमाउंट का 2.5% वो देना पड़ता है आपको स्टैम्प का। स्टैम्प का लगता है 1% रजिस्ट्री ऑफ़िस में लगना ही लगना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना ये है, इस स्कीम में ये इस स्कीम में ये सारे पैसे जो कि लगभग-लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए होते हैं, ये आप बचा सकते हैं इस स्कीम को ऑप्ट करने से। अगर इस स्कीम में नहीं रहेंगे, तो ये 40 से 50 हज़ार रुपए आपके लगने ही लगने हैं। प्रॉपर्टी आपकी जब तक लोन रहेगा, तब तक के लिए बैंक के पास फँस जाती है। और इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है, केवल 2.75% 2.7% का पैसा आप चार्जेस लगेगा पर एनम और सिंपल, कोई टेंशन नहीं, नो टाइम कंज्यूमिंग। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैंकर को कॉन्फिडेंस में रखना है कि हम ये लोन जो है, जो ले रहे हैं, वो टाइम से चुकाएँगे। जो लोन लेते हैं ना, उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो हम बैंक अगेंस्ट स्टॉक लेते हैं या फिर लेते हैं टर्म लोन। नया बिज़नेस है तो हम टर्म लोन के पार्ट पे जाते हैं कि टर्म लोन हमें लेना है। जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है और भी ऐसी चीज़ इक्विपमेंट्स है जिससे कि हमारा बिज़नेस चलेगा, उसे बोलते हैं एक फिक्स टाइम के लिए हमारा लोन होता है, उसे बोलते हैं टर्म लोन। वो हम लेते हैं बैंक से। तो टर्म लोन में हमें कोटेशन की एक आवश्यकता पड़ती है कि जो भी हम जहाँ जिस वेंडर से लेंगे, उसका कोटेशन हमें बैंक को देना होगा, ताकि बैंक जो है, लोन होने के बाद उस वेंडर को डायरेक्टली पेमेंट कर दे और आप वहाँ से मशीन लाएँ। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होता है बैंक की तरफ से, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मशीन्स, जो भी आपने मशीन ली है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद बैंक, अगर आपने लिमिट लिया तो बैंक लिमिट ओपन कर देती है। जिसे बोलते हैं सीसी लिमिट, अगेंस्ट स्टॉक, वो बैंक आपको ओपन कर देगी, आप व्यापार करिएगा। लेकिन बैंक को आपको विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि हम जो है, जो भी व्यापार कर रहे हैं, वो उसमें 100% अचीव करेंगे। और बैंकर को अगर आप विश्वास नहीं दिला पाए, तो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाएँगे। जनरली लोगों की शिकायत रहती है, सर हमें मुद्रा लोन के फ़ायदे नहीं मिलते हैं। मुद्रा लोन के फ़ायदे लेने के लिए आपको अपना मजबूत पक्ष बैंकर के सामने रखना होगा। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, मजबूत पक्ष अगर आप नहीं रखेंगे बैंकर के पास, आपको ये लोन नहीं मिल पाएगा। और जो लोग रखते हैं अपना मजबूत पक्ष, वो विदाउट कोलेटरल 10 लाख, 5 लाख, 50 हज़ार रुपए बैंक से प्राप्त कर लेते हैं और किसी भी तरह का चार्ज यहाँ नहीं लगता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो बैंकर से रिलेटेड, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा और हो सकता है आपकी मदद करूँ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब एंड बेल बटन दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि अब ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी जानकारी अगर आपके द्वारा शेयर की जाती है, तो आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल प्रेस ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।